वो रसीद कटा करके इस अभियान के साथ सामाजिक न्याय के इस महाअभियान में हम लोग शिक्षा और संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए इस अभियान में जो जुड़ना चाहते हैं वो 20 रुपये दे करके पार्टी की सदस्यता का भी। नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है समकालीन दस्तक में। दोस्तों, आज हमारे खास मेहमान हरनाज जी हैं, जो कि एक समाज सेवी के साथ साथ बहुत उदारवादी व्यक्ति भी है। उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वे समाज सेवा कहाँ से शुरू किए और कौन उनका प्रेरणा बने। आज वे समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के खड़े रहते हैं। तो चलिए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। हरनाज जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप समाज सेवी हैं और समाज सेवी कहीं ना कहीं से किसी न किसी से प्रेरणा लेता है। तो आप जब समाज सेवा करना स्टार्ट किए, प्रारंभ किए, तो आपने किन से प्रेरणा ली? सबसे पहले समकालीन दस्तक के जो अपना चैनल है, और मैं इसको सुप्रभात, जोहार। समाज सेवा का प्रेरणा समाज के कार्यों से ही मिलता है। सामाजिक लोगों के साथ संगत परिस्थितियाँ सही उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि हम लोग एक साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, किसान परिवार से जन्मे पले बढ़े हैं, ऐसे परिस्थिति में जहाँ गरीबी, अभाव और शोषण का दंश बचपन से हम लोग ने झेला। कई परिस्थितियाँ ऐसा आया है जहाँ पर मुझे लगा कि हमें सामाजिक न्याय नहीं मिल पाता है, चाहे वो पंचायत स्तर में हो, ब्लॉक स्तर में हो, या जिला स्तर में हो, प्रशासनिक स्तर में हो, राजनीतिक स्तर में हो। तो बचपन से मैंने इस बात को कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण वातावरण समाज में भी और राजनीतिक गलियारों में भी मैंने महसूस किया। क्योंकि हम लोग एक झारखंड अलग राज्य का आंदोलन लकारी भी रहे हैं, और जिसमें एकीकृत बिहार था, उस समय भी यहाँ का जो नीतियाँ थी राजनीतिक पार्टियों का या कुछ शासक वर्ग समाज का, जो काफ़ी भेदभावपूर्ण और तुष्टीकरण से ग्रसित था। इन्हीं सब कारणों से मुझे बचपन से प्रेरणा लोगों से मिला। कुछ कई हमारे जीवन में किस पुस्तक के माध्यम से भी कई महापुरुषों का भी मैंने अध्ययन किया, जिन्होंने एक विकट परिस्थिति में हार नहीं मानते हुए संघर्ष का रास्ता चुना और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ा। मुझे भी लगा कि इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि मैं अपने साथ साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए सहायक बनूं। इसके लिए मुझे मुखर होना चाहिए, मुझे आवाज़ देना चाहिए। चुप्पी रहने से अच्छा है कि मुझे बोलना चाहिए। इस तरह से बोलने के क्रम में आज समाज का प्रेरणा भी समय समय पर छोटे से भी, बड़ों से भी, आदर्श पुरुष से भी और तत्कालीन कुछ घटनाक्रमों से भी हमें मिलता रहा, और मुझे पूरा सहयोग भी मिला। सभी समुदाय, सभी जाति, सभी वर्ग से भी मुझे बहुत प्यार, बहुत साथ, बहुत सहयोग मिलता रहा है। इसी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ही के उत्तर से एक क्वेश्चन आ रहा है, सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो जाति व्यवस्था है, या कहा जाए कि ये जो समाज है, इसका सुधार कैसे हो सकता है? जाति व्यवस्था है और ये समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जाति व्यवस्था के बनाने वाले या वर्ण व्यवस्था बनाने वाले के पीछे के लोगों का मंशा क्या है? जातियाँ बनाना गलत नहीं है, ठीक है। अलग अलग जातियों कानून के आधार पर जो बना है, अब इसको अगर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर यदि उसका प्रगति के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए, नीतियाँ बने कि उसका कैसे सामूहिक विकास हो। अगर कोई दबे पिछले, वंचित, दलित समाज है, कोई कमज़ोर वर्ग है, उसको आगे ले चलने का अगर यदि इन नीतियों के साथ अगर उसको जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये अच्छा विषय है। लेकिन यदि अगर उसके खिलाफ कोई साजिश हो, शोषण करने का अगर मंशा हो, उनके प्रति नकारात्मक विचार हो, तो मुझे लगता है कि जाति व्यवस्था कहीं से भी सही नहीं है। वर्तमान में मैं कह सकता हूँ कि आज 20वीं सदी में हम रह रहे हैं। आज संविधान से देश चल रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। अब सामाजिक न्याय की आवाज़ लोगों में उठ रही है। आज चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे सभी समाज को समान अधिकार पाने की बात हो, चाहे सभी को आगे प्रगति, देश की प्रगति
आगे बढ़ने की बात है तो मुझे लगता है कि आज भी ये तुष्टिकरण, जातीय तुष्टिकरण, राजनीतिक तुष्टिकरण हावी है। इस परिस्थिति में हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं वही लड़ रहा हूँ कि सभी समुदाय जो दबे, पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज है, जिनको आज तक आज़ादी के 75 साल तक न्याय नहीं मिल पाया, उसको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाया, उसको सिर्फ धार्मिक उन्माद में पैदा करके उनका बदस्तूर शोषण दोहन जारी है, उसी के खिलाफ मैंने एक मुहिम चलाया है सामाजिक न्याय का। और मुझे लगता है कि सभी वर्गों में जहाँ भी हम जा रहे हैं, पिछड़े वर्ग विशेष करके, वो इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना हम तभी विश्व गुरु बनाने पर बात कर सकते हैं जब हम सब सामाजिक न्याय की दिशा में काम करेंगे, बात करेंगे, सामूहिक एकता से इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो सारे लोग जब एक हो जाएंगे तभी समाज। चलो, एक सवाल था जो मेरे मन में बहुत दिनों से उमड़ रहा था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उसमें बहुत बड़े पद में भी थे, लेकिन उतनी बड़ी पार्टी को आपने छोड़ने का निश्चय किया और एक नई पार्टी का विस्तार कर रहे हैं आप, तो ये आपका एक इरादा समझ में नहीं आ रहा। इरादा क्या है? पार्टियां बड़ा हो या छोटा हो, पार्टियां बड़ा और छोटा से बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्टियों का सिद्धांत क्या है, उसका नीति क्या है, उसकी नीयत क्या है, पार्टी क्या है। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है अंत्योदय का, राष्ट्रवाद का बात करती है, और दूसरी तरफ वो एक सामाजिक तुष्टिकरण, धार्मिक तुष्टिकरण की नींव पर वो आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि जो उनका विजन है, जो उनका उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं भटक चुका है। वो अंत्योदय और राष्ट्रवाद सिर्फ एक दिखावा है, खोखला मुखौटा है। असलियत में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ चंद मुट्ठी भर शासक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए हमें हिंदू और मुसलमान का एजेंडा दे करके, हमें राष्ट्रवाद का एजेंडा दे करके, और बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग, दलित समाज, आदिवासी समाज, कमज़ोर वर्ग का वो शोषण करता है और वो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं उनका। मैं इन बातों को भारतीय जनता पार्टी में 8 वर्षों में रह करके मैंने बहुत गहराई से महसूस किया, अध्ययन किया। तब मुझे लगा कि यहाँ पर आकर के मैं जिस उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, मैं दबे कुचले, वंचित, शोषित, कमज़ोर वर्ग के लिए मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ, उसको न्याय दिलाना चाहता हूँ। तो मैं ये अंत्योदय का नारा देकर ही आया था भारतीय जनता पार्टी में कि मुझे अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसका कैसे प्रगति हो, उसका कैसे उत्थान हो। किंतु जब यहाँ आकर देखिए कि ये सिर्फ एक खोखली एजेंडा है, खोखली दिखावा है, असलियत इससे बहुत भिन्न है। ये कॉरपोरेट घराने लोगों का पार्टी है, अमीरों का पार्टी है, ये बिचौलियों का पार्टी है, ये शासक वर्ग चंद मुट्ठी भर लोगों का पार्टी है। यहाँ पर जितने भी बहुसंख्यक दबे कुचले वंचित समाज है, वो सिर्फ इसका चारा बनते हैं, इसका माध्यम बनते हैं। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया और आज मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लोक अधिकार पार्टी को बिल्कुल नया है। 6 नवंबर को 2022 को झारखंड में लॉन्च किया है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि बहुसंख्यक दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, उसको सामाजिक न्याय मिले, उसको राजनीतिक भागीदारी मिले, उसके भी बाल बच्चों को पढ़ने का पूरा अधिकार मिले, शिक्षा फ्री में हो, चिकित्सा फ्री में मिले राज्य के देश के अंदर में, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS बने, वो भी एक राजनेता बने, वो भी शासक वर्ग के दिशा में आगे बढ़े। तब जाकर के हम एक समान भारत, एक समृद्ध भारत का विश्व गुरु बनाने का बात करते हैं। अभियान को लेकर के, कोशिश को लेकर के हमने लोकहित अधिकार पार्टी का दामन करने का निर्णय लिया, जहाँ पर हमें बहुत बड़े पार्टी की आवश्यकता नहीं है, मुझे बड़ा विजन का जरूरत है। एक बड़े उद्देश्य के साथ हम जुड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस उद्देश्य के साथ आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को, इस बैकवर्ड और दलित और आदिवासी समाज के सबसे बड़ी पार्टी बनी है, पार्टी पर बना दिया है। भागीदारी भी देती है, पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ उठाने का प्रयास करता है। हम आपके सदन आके लोग का एक अराजकता का माहौल बना करके हमें मुसलमानों से लड़ने के लिए दिन रात उकसाने का भी काम करता है। ये दोहरी नीति, ये विकास का मुद्दा से भटक चुका है, ये धार्मिक मुद्दा से लोग राजनीति कर रहा है, कतई कि आज के संदर्भ में सही नहीं है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय
दलित आदिवासी समाज इसके हकीकत को समझ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और ये बहुत जल्द इसका पोल खुलने जा रहा है। अच्छा, आपने जो पार्टी बनाई है या जिस पार्टी का विस्तार कर रहे हैं उसके लिए सदस्यता अभियान 18 को है, तो उसमें लोग कैसे जुड़ेंगे उस पर एक चर्चा कीजिए। 18 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता मिलन समारोह है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रोशन लाल गुप्ता, यहाँ के जो झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद जी सहित प्रदेश के सम्मानित प्रदेश श्रीमान सुनील साहू और सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ कई अन्य दलों से भी लोग हैं, कई समाज सेवी हैं, कई समाज का अगुआ है, अलग अलग समुदाय के लोग, वो लोग भी भारी संख्या में, महिलाएं बहन हमारे सैकड़ों की संख्या में लोकहित अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और बाद में जिन लोगों को सदस्यता ग्रहण करना होगा वो सदस्यता रसीद बना हुआ है, 20 रुपया दे करके वो रसीद कटा करके इस अभियान के साथ सामाजिक न्याय के इस महाअभियान में हम लोग शिक्षा और संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए इस अभियान में जो जुड़ना चाहते हैं वो 20 रुपया दे करके पार्टी की सदस्यता कभी भी ले सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या किसी भी समाज, देश और राज्य का निर्माण या विकास धर्म के आड़ में किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ये देश हमारा विभिन्नताओं में एकताओं का देश है। कई समुदाय, कई धर्म के मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं और सबका संविधान में अधिकार प्राप्त है, सबों के एक साथ सम्मान सहित रहने का, किसी भी अपने स्वेच्छा से किसी धर्म में जाने और आने का प्रावधान है। और इस तरह से धार्मिक उन्माद का, धार्मिक तुष्टिकरण कहीं से भी सत्य नहीं है। ये राजनीति और धर्म अलग रखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भगवान श्री राम को और बजरंग बली को ही ढाल बना करके राजनीति का अपना रोटी सेक रहा है, जो कतई सही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू है, जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर है वो गैर हिंदू है। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना, इस तरह से दुष्प्रचार करना, इस तरह से नफरत भर कर राजनीति करना, ये बहुत ही खतरनाक है। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा को फिर से हम अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को पर थोपने काम किया है। जिस ब्राह्मणवादी विचारधारा में, जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस ब्राह्मण राष्ट्र में हमारे बहुसंख्यक दलित, आदिवासियों और पिछड़ों को अछूत कहा गया था, नीचा जात कहा गया था, अनपढ़ गंवार बना कर रखा गया था, हजारों वर्षों से शोषण किया गया था, उसी क्षेत्र में ये आज जो मोदी सरकार के निजीकरण के हाथों जैसा देश को बेचने का काम कर रही है। मुझे लगता है शैक्षणिक संस्थानों सहित जितने भी बड़े बड़े संस्थान है इस देश के अंदर में, सभी को निजी हाथों में बेच करके और हमें गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। इसी ब्राह्मणवादी विचारधारा में जब हमारा शिक्षा व्यवस्था महंगा हो जाएगा तो हमारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसी दौर में चले जाएंगे जहाँ पर कि हम अछूत, नीच और छोटे जात की दर्जा दे करके हमें कुआं में पानी नहीं पीने देना, मंदिर में जाने नहीं देना, हम अछूत हो जाएंगे और कई तरह का शोषण, अत्याचार और प्रताड़ना का शिकार बने जो हमारे पूर्वजों ने झेला है। आज फिर उसी दिशा में हमारे अज्ञानतावश हमारे बहुसंख्यक पिछड़े समाज के लोग भी इस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, इन लोग का जो गुप्त एजेंडा है, इन लोग का जो रणनीति है, इसका शिकार बन रहे हैं। मैं सबों से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सच को जानने का प्रयास करिए। हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र पहले भी था और आज भी हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन जिनका जो ये एजेंडा चल रहा है उसका मानसिकता सही नहीं है। वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र के बहाने वो ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, जहाँ पे यहाँ के बहुसंख्यकों को वो गुलाम बनाना चाहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मैंने कह सकते हैं कि बहुत ही घिनौना एक रणनीति है। इसका विरोध होना चाहिए देश के अंदर। सवाल तो काफ़ी सारी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। और आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपकी बातों को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। तो ये हरिनाथ जी हैं और आज ये इनका वक्तव्य है, इनका मंतव्य है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी अपना मत दे सकते हैं और आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। और सही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक समाज में कम से कम शुल्क में होना चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं, चाहे दबले कुचले चाहे बड़े, सबको उसका फ़ायदा मिल सके। कोई भी इंसान बीमारी से ना मरे, कोई भी इंसान शिक्षा से वंचित ना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखना ना भूलें समकालीन दस्तक। धन्यवाद। जय हिंद।